हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। सो आज से हम इस चैनल पे 10th क्लास की पूरी एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं। नॉट ओनली एनसीईआरटी, हम एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस को भी करेंगे। आरडी शर्मा वगैरह के भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। बेसिकली बेसिक से स्टैंडर्ड तक के या हॉट्स क्वेश्चन जो भी है सबको हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। छोटे छोटे सेशंस के थ्रू, छोटे छोटे लेक्चर्स के थ्रू पूरे 10th क्लास की मैथ्स को हम कंप्लीट कवर करने की कोशिश करेंगे। और सिर्फ मैथ्स ही नहीं, साइंस भी यहाँ पे पूरी कंप्लीट करवाई जाएगी। ठीक है, तो आशा करूँगा आप लंबे समय तक इस चैनल पे बने रहेंगे और पूरी तरह से हम चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरीके से रिलीजियसली चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आज से हमारा 10th क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जो कि है हमारा रियल नंबर्स, हिंदी में बोला जाए तो वास्तविक संख्या। ठीक है, तो ज़्यादा चीज़ों को बात किए बगैर हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे लेक्चर के साथ साथ हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे कि क्या अप्रोच आप डेवलप कर सकते हो, कैसे आप चीज़ों को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, क्वेश्चंस को करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए। देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिर्फ रटना या सीखना नहीं है, अप्रोच डेवलप करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो सोचे कैसे। क्योंकि एक बार आपको सोचना आ गया ना कि हाँ, इस क्वेश्चन में ऐसे अटेम्प्ट करते हैं, ऐसे मूव करते हैं क्वेश्चंस के साथ, तो यकीन मानिए आगे जाके ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। और एग्जाम्स में या और किसी कॉम्पिटिटिव लेवल में थोड़ा सा भी टफ क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है तो ऐसी दिक्कत नहीं पैदा होती कि स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे क्वेश्चन को, कि सोचे ही नहीं पा रहे कि करे तो करे क्या। ठीक है, ऐसी परिस्थिति नहीं आने दूंगा मैं। तो हम चीज़ों को धीरे धीरे समझते रहेंगे। अगर आपको वीडियो स्लो लगती है आप ज़रूर 1.5 या 2x पे देखें, बट और अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो वापस से पीछे जाके भी आप चीज़ों को देख सकते हैं। ये क्लास की जो पीपीटी है या पीडीएफ है आपको व्हाट्सएप चैनल पे दिख जाएगी। आपके कमेंट सेक्शन में पहला ही व्हाट्सएप चैनल के लिंक को आप देख सकते हो, या फिर आप यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर भी व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे आपको ये सारा कंटेंट जो है या इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड या कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई मुझे स्पेशल क्वेश्चंस लग रहे हैं जो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, वो अगर मुझे कराने हैं तो वो सब मैं उस व्हाट्सएप चैनल पे ही शेयर किया करूँगा। ठीक है, तो आप उस चैनल पे बने रहेंगे तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे अपने पहले चैप्टर को, दैट इज़ योर रियल नंबर। हिंदी में बोला जाए तो वास्तविक संख्याएं, ये हमारा पहला चैप्टर है मैथ्स का। ठीक है, धीरे धीरे हम चैप्टर पे बढ़ते जाएंगे। पहला चैप्टर थोड़ा सा आसान चैप्टर है, बेसिक चीज़ों को समझना है। इसमें है हमारा रियल नंबर। देखो, चैप्टर पे आने से पहले मैं पूरा नंबर सिस्टम एक बार मैं चाहूँगा कि आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूं, ताकि हमें चीज़ें जो हैं वो काफ़ी आसानी से समझ में आने लगे। हमारे इस चैप्टर में आउटकम क्या होने वाला है कि हम सबसे पहले तो भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर, सभी तरह के संख्याओं के बारे में समझने वाले हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा एचसीएफ और एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, डेसिमल एक्सपेंशन के साथ काम करने वाले हैं, और लास्ट में हमारा टॉपिक है किसी भी इररेशनल नंबर को प्रूफ करना जो रहेगा वो भी हमारा मेन थीम रहेगा, मेन आउटपुट यहाँ पे रहेगा इस चैप्टर से। ठीक है, आज हम पहले नंबर सिस्टम को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे हम एचसीएफ एलसीएम और इस पूरे चैप्टर को 2 से 3 लेक्चर में खत्म करेंगे। सबसे पहले अगर मैं चैप्टर पे आऊँ, मैं बात करने वाला तो हूँ सभी संख्याओं के बारे में। अगर हम बात करें संख्याओं को, अगर हम अलग अलग हिस्सों में बांटें तो देखो, जितने भी नंबर्स है इन सभी नंबर्स को ना आप बेसिकली 2 हिस्सों में बांट सकते हो। अगर आप ऑब्वियसली आप 10th क्लास में हो, आपने ऑड, इवन, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, प्राइम, कोप्राइम, बहुत सारे ये शब्द सुने हुए हैं। ठीक है, अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं, सबकी अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग तरह से उसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। बट अगर मैं इन सभी नंबरों की बात करूं, सभी का एक ग्रुप ले लूं, तो इन सभी संख्याओं का ना मैं सिर्फ 2 ही हिस्सों में बांट सकता हूं। जितने भी नंबर्स हैं अगर उनको हिस्सों में बांटना हो तो कायदे में ना हमारे पास 2 तरह के नंबर होते हैं। पहला होता है रियल नंबर, जिसे हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, और दूसरे होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसको कहीं कहीं पर आप इमेजिनरी नंबर भी लिखा हुआ देखोगे। ठीक है, अब भैया ये इमेजिनरी नंबर क्या है? इससे पहले आपने इमेजिनरी नंबर के बारे में नहीं सुना होगा। ठीक है, अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर के बारे में पढ़ा हुआ। 10th क्लास तक कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम पढ़ते ही नहीं हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, लेकिन जब आप 11th क्लास में हायर स्टडीज़ में जाएंगे, आप 11th क्लास में मैथ्स वगैरह लेते हो, तो वहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने को मिलेगा और भी सारी चीज़ों को देखने को मिलेगा। अभी हम फिलहाल यहाँ पर नहीं जाते कि क्या यहाँ पे आता है, जैसे आयोटा यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, रूट्स वगैरह आपने 9th क्लास में इररेशनल नंबर पढ़े, रूट्स पढ़े हैं,
वहाँ पर नेगेटिव में रूट होता है, नहीं होता, आपने पढ़ा था कि रूट कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। उसको जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम आगे हम पढ़ेंगे वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि रूट नेगेटिव में नहीं होता। क्यों नहीं होता, अगर आ जाए तो उस केस में क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें देखने को मिलता है। फिलहाल हम वहाँ पे नहीं जाते, हम बात करते हैं रियल नंबर की। भाई रियल नंबर क्या है, वास्तविक संख्याएं क्या है, अगर एक शॉर्ट सिंपल वे में एक्सप्लेन करना हो तो हम क्या बोल सकते हैं। रियल नंबर की अगर एक परिभाषा दी जाए तो रियल नंबर मतलब ऐसी संख्याएं जिनको आप नंबर लाइन पर दर्शा सकते हो, ऐसी सभी संख्याएं जिनको आप नंबर लाइन पे दर्शा सकते हो। देखो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये दो हिस्सों में अगर मैंने बांट दिया तो ये 1/2, 1, 2/2, 4/2, 5/2, ये 6/2। तो देखो यहाँ पे मैंने फ्रैक्शन भी डाल दिया। अगर मुझे √2 को इंडिकेट करना है, मान लो मैंने यहाँ पे √2 भी लिख दिया। बेसिकली ऐसी सभी संख्याएं जो आप नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर दर्शा सकते हो उनको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। चाहे वो रूट वाला नंबर हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो नेगेटिव में हो, पॉजिटिव हो, जीरो हो, ये सभी के सभी किसका पार्ट है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं के एक ग्रुप में आ जाते हैं। तो रियल नंबर बेसिकली ऐसी सभी संख्याएं जो एक नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर जिन्हें हम दर्शा सकते हैं वो आ जाते हैं। अच्छा, अगर हम रियल नंबर को भी ब्रेक करें तो जो आपकी वास्तविक संख्या है इनको भैया हम दो संख्याओं में बांट लेते हैं या दो हिस्सों में बांट लेते हैं। फर्स्ट वन इज रैशनल नंबर, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं, और दूसरा होता है हमारा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये वीडियो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा भी देख सकता है और हिंदी मीडियम वाला भी बच्चा देख सकता है। मैं कोशिश करूंगा जो शब्द हैं उनको हिंदी में भी रिपीट करता रहूं। आपके पास बेहतर रहेगा आप कॉपी पेन लेके बैठे, चीज़ों के नोट्स बनाते हुए चले। देखो सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, यहाँ पे मैं कोई सत्संग या प्रवचन नहीं दे रहा हूँ कि आत्मचिंतन कर रहे हैं आंख बंद करके, नहीं। मैथ्स पढ़ रहे हैं, चीज़ों को हम सॉल्व करना सीखेंगे, समझेंगे, तो उसके लिए हर एक ऑर्गन का, स्पेशली सेंस ऑर्गन का आपका काम करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ देख के काम नहीं चलेगा, आपका हाथ भी काम करना चाहिए। आप चीज़ों को रिपीट भी करते जाओ, रिवीजन करते करते मुंह से बोलते भी जाओगे तो क्या होगा, आपके दिमाग में चीज़ें लंबे समय तक रहेंगी। अगर जो भी हमारे 5 सेंस ऑर्गन है ना, जब वो पूरी तरह से किसी एक चीज़ में काम करते हैं तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो इसीलिए जब आप देख रहे हो, सिर्फ देख नहीं रहे हैं, ये कोई सत्संग या कोई धुरंधर 2 की स्क्रिप्ट नहीं है। यहाँ पे आपको पूरी चीज़ों को पढ़ना है। आप कॉपी पेन लेके बैठे, क्वेश्चन है उनको खुद से सॉल्व भी करें, दोहराते भी रहें चीज़ों को, तो आपके लिए वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी निकल के आएगी। इस बात का हम ध्यान रखें। खैर, तो संख्याएं जो होती हैं वो दो तरह की है। अच्छा, ये सारी ऐसी चीज़ें जो ऑलरेडी आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होगी, 9th 8th 7th 6th कहीं ना कहीं। तो दो तरह से हम रियल नंबर्स को बांट सकते हैं, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। देखो रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा कि नंबर्स विच कैन बी रिटर्न एज p/q वेयर q कैन नेवर बी इक्वल टू 0। ऐसी सभी संख्याएं या वो संख्याएं हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे q जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है, वो कहलाते हैं हमारे क्या, रैशनल नंबर। उदाहरण के तौर पर अगर दिया जाए एग्जाम्पल में, जैसे 7/2, ये अपने आप में एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे ये नेगेटिव में भी आ सकता है, जैसे 3/4, ये भी रैशनल नंबर है। अगर मैं 0/1 लिखूं, ये भी रैशनल नंबर है, बट मैं 1/0 नहीं लिख सकता, क्योंकि 1/0 जो है ये अनडिफाइंड है, ये अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है। अगर आप कैलकुलेटर में भी आप देखोगे, आई डोंट नो आप मेरा फोन देख पाओगे कि नहीं, अगर मैं 0 को 1 से डिवाइड दूं, है ना, सॉरी 1 को 0 से डिवाइड दूं, 1 डिवाइडेड बाय 0, तो कितना आ रहा है हमारा आंसर, 1 डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू, आप देखोगे अनडिफाइंड। मुझे नहीं पता आप देख पा रहे हो कि नहीं, या आप खुद से अपने फोन में भी देख सकते हो। यहाँ पे हमें क्या लिखा आएगा, अनडिफाइंड, अपरिभाषित। एक्चुअल में उसे डिवाइड ही नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपको भाई 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर विल ऑलवेज बी 0। सो रिमाइंडर विल रिमेन सेम, जो आपका डिविडेंड है सेम वही रिमाइंडर आएगा, तो कोई भी डेफिनेट रिजल्ट निकल के नहीं आता, इसलिए वो क्या है, अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है। ठीक है। अच्छा, अगर आप कोई सिंपल नंबर भी लिख देते हो तो भी क्या है, वो एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि देखो 1 ना एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो उससे रिजल्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, नंबर विल रिमेन सेम।
मतलब अगर मैं 10 लाख को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो स्टिल वो 10 लाख रहेगा, मैं अपने आप को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तब भी आंसर कितना रहेगा 1। तो रिजल्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें। इसलिए अगर मैं यहाँ पे नीचे डिवाइडेड बाय 1 लिख दूँ तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों दिखाई दे रहा है, तो दिस वन इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो या कोई सिंपल नंबर लिखा हो, वो सब के सब किसका पार्ट है, रैशनल नंबर का हिस्सा है। अच्छा, इन्हीं रैशनल नंबर के अंदर में हमारी बाकी सारी संख्याएं आ जाती हैं। आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर, ठीक है, प्राकृत संख्याएं, आपने पढ़ा होगा होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, आपने पढ़ा होगा इंटीजर्स, पूर्णांक पढ़ा होगा। ठीक है, आपने ऑड इवन का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, आपने प्राइम वाले भैया का भी नाम सुना होगा। ठीक है, अमेजॉन प्राइम नहीं, प्राइम नंबर्स। ठीक है, कंपोजिट नंबर का भी आपने नाम सुना होगा। तो ये सब के सब कहीं ना कहीं रैशनल नंबर का हिस्सा है। नेचुरल नंबर हमें पता है, जो हमें डायरेक्ट नेचर से कनेक्ट करते हैं, प्रकृति 1 2 3 4 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। होल नंबर में जब हम जीरो को भी कंसिडरेशन में ले लेते हैं तो ये बन जाता है कि हमारा होल नंबर बन जाता है। नंबर लाइन में जितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव के जो सिंपल वैल्यूज हैं, टर्म्स हैं, वो हमारे क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स का पार्ट कहलाता है। ठीक है, ऑड नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2, दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से नहीं कट सकते उनको हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। इवन नंबर्स डिविजिबल बाय 2, इवन नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, जो 2 से कट जाते हैं, है ना। एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, ऑड की बात करें 1 3 5 7 9 11 ऐसे करके जितना भी हो जाएगा। इवन की बात करें तो 2 4 6 8 10 12, ये आपको पता होगा। अच्छा, प्राइम नंबर की बात करते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, है ना, एक तो 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ। अच्छा, इससे पहले 2 शब्द हैं, आप सबसे ज्यादा इन शब्दों को सुनते हो। एक होता है फैक्टर, आपने ये शब्द सुना होगा फैक्टर, और दूसरा होता है मल्टीपल। ठीक है, दूसरा मार्कर से मैं चीजों को समझाता हूँ, है ना। आपने ये शब्द का जरूर 9th क्लास पढ़ के आ रहे हो, 8th क्लास पढ़ के आ रहे हो, तो आप ये टर्म जरूर सुनोगे कि भैया ये इसका फैक्टर है। 9th में भी देखते हैं ना कि इसका फैक्टर बताओ क्या होगा, या फैक्टराइज करो, या इसका मल्टीपल क्या होगा। क्या है फैक्टर और मल्टीपल का मतलब क्या है, हिंदी में बोले तो गुणक और गुणनखंड का मतलब क्या है। एक एग्जाम्पल लेते हैं नंबर से, उससे समझते हैं। मान लो एक नंबर है 8, क्या है वो नंबर 8। अब मैं पता करना चाहता हूँ 8 किस किस से कट सकता है। तो 8 किससे कट सकता है भाई, 1 से अगर मैं डिवाइड दूं, कटने का मतलब है कि अगर मैं डिवाइड दूं, जैसे 8 को 2 से डिवाइड दूं तो 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो कट गया ना। तो ये ऐसे नंबर्स जो 8 को काट सके पूरी तरह से, काटने का मतलब है रिमाइंडर कितना मिल जाए 0, तो 1 हो सकता है वो आपका, वो 2 हो सकता है वो, ठीक है, 2 से भी कट जाएगा आपका। इसी तरह आप 4 से भी काट सकते हो, इसी तरह आप 8 से भी काट सकते हो। 8 के अलावा कोई ऐसा नंबर है जिसको आप 8 से डिवाइड दो, 8 को जिससे डिवाइड दो और रिमाइंडर क्या आ जाए 0। मैं पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली पॉइंट में करके आ जाएगा, बट वो उसकी बात नहीं कर रहे। डायरेक्ट डिवाइड दे तो क्या 0 आएगा, नहीं। इन चारों के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। तो ये 4 नंबर जो है ये हमारे क्या है, 8 के क्या है, फैक्टर्स है। फैक्टर्स मतलब वो नंबर्स जिसको 8 को आप जिस हिस्सों में बांट सको। भाई 8 को आप एक हिस्सों में बांट सकते हो, मान लो 8 रोटी रखी है, तो आप कैसे बांट सकते हो, किसी एक व्यक्ति को 8 रोटी दे दो, पूरा पूरा बांटना है, तोड़ना काटने पीटने का काम नहीं करना है हमें। तो 8 रोटी है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो भाई, 8 रोटी किसी एक व्यक्ति को दे सकते हो, यानी एक व्यक्ति को बट सकता है। आप 2 व्यक्ति में बांट सकते हो, 4 रोटी से, 4 रोटी से 2 व्यक्तियों में बांट सकते हो। और कैसे बांट सकते हो, 4 लोगों में बांट सकते हो, 2 2 हिस्से करके, भाई 2 2 हिस्से 2 हिस्से, है ना। 4 हिस्सों में भी बांट सकते हो ना आप 8 हिस्सों में भी बांट सकते हो कि सबको एक एक रोटी दे दो। क्या इसके अलावा किसी नेचुरल नंबर की फॉर्म में आप 8 को डिवाइड कर सकते हो, नहीं डिवाइड कर सकते। हाँ, टुकड़ों में बांट के डिवाइड करना पड़ जाए वो बात अलग है, बट नेचुरल नंबर की फॉर्म में डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे नंबर जो हमारे नंबर को पूरी तरह से काट दें वो कहलाते हैं उसके क्या, फैक्टर्स कहलाते हैं, गुणनखंड। तो जब आप फैक्टर निकाल रहे होते हो तो एक्चुअली में आप वो नंबर निकालना चाह रहे हो जो उसे काट दे। ऐसे नंबर जो डिवाइड कर दें वो क्या कहलाते हैं, फैक्टर। वहीं पे मल्टीपल होता है ऐसे नंबर्स जिसको 8 से, 8 को किसी से मल्टीप्लाई करके आ रहा है आंसर। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे 16, 32, 64, ये सब के सब क्या है, 8 के मल्टीपल है, 8 में किसी से मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिल रहा है।
जैसे 8 से क्या बना 16, तो 8 2 जा 16, 8 से 32 मिला, 8 4 जा 32, तो 16 32 64 ये सब हमारे क्या है, ये 8 के मल्टीपल हैं, गुणक हैं, यानी गुणज है, यानी किसी से मल्टीप्लाई करके आ रहा है। 8 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, 8 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तब 32 आएगा, 8 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तब 64 आएगा। सो ये हमारे क्या कहलाते हैं, मल्टीपल। अब मल्टीपल तो भाई इनफाइनाइट पॉसिबल है ना भाई, आप 1 2 4 6 8 10 12 14 इनफाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करो, हर बार आपको एक नया नंबर मिलेगा। तो मल्टीपल इनफाइनाइट हो सकते हैं, बट जो फैक्टर होते हैं वो लिमिटेड होते हैं नेचुरल नंबर की फॉर्म में, क्योंकि कुछ ही नंबर हैं जो उसे पूरी तरह से डिवाइड देते, वेयर यू विल गेट एज रिमाइंडर एज 0। तो ऐसे कुछ ही नंबर्स होते हैं, तो वो उसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। और मल्टीपल मतलब जिसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है, और फैक्टर कौन है, जो उसको डिवाइड दे दे, हमारे नंबर को जो डिवाइड दे दे वो फैक्टर्स हैं, और हमारा नंबर जिनको डिवाइड दे दे वो क्या कहलाएंगे, मल्टीपल कहलाएंगे हमारे नंबर के। भाई 8 16 को भी डिवाइड दे देगा, 32 को भी दे देगा, 64 को भी दे देगा। तो ये हमारे क्या है, फैक्टर और मल्टीपल में ध्यान रखना है। तो कई बार क्वेश्चन में फैक्टर पूछा जाता है या मल्टीपल पूछा जाता है, हम दोनों को सेम मान लेते हैं, बट बोथ आर डिफरेंट। खैर, बात करें हम प्राइम नंबर्स की, तो प्राइम नंबर्स क्या है, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर है, एक तो 1 तो सबका ही फैक्टर होता है, इट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। ऐसे नंबर्स जो अपने आप से ही विभाजित हो सकते हैं, अपने आप से ही डिविजिबल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। जैसे हम बात करें 2 की, 3 की, 5 की, 7 की, 11 13, ऐसे ये सारे क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि दीज आर द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय देमसेल्व्स। वो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड हो सकते हैं, और किसी दूसरे नंबर से, एक के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स। कंपोजिट जो है वो इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। कंपोजिट क्या है, ऐसे नंबर्स जिनके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, मतलब 2 से ज्यादा ऐसे नंबर्स हैं जो उसको डिवाइड दे सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूँ 6 का, 6 ऑब्वियसली 1 से तो डिवाइड हो ही सकता है, वो 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, और 6 से भी हो सकता है। तो इसके कितने फैक्टर मिल गए, यहाँ पे 4 फैक्टर मिल गए। तो ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर्स यानी ऐसे नंबर्स जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, तो वो कहलाते हैं कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर है। तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर का ही पार्ट है। ये बात आपको इतनी समझ में आनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में ज़रूर पढ़ी होंगी। अच्छा, यहाँ से कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा कि बताओ क्या सभी ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, है ना। ऑल नेचुरल नंबर्स, ट्रू फॉल्स बताना है, सही बात है या गलत बात है, कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर। तो क्या ये बात सही है, तो ऑब्वियसली क्या है, बिल्कुल सही है, सभी नेचुरल नंबर रैशनल नंबर हैं। ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर, तो ये भी बात सही है। भाई देखो ना, ये नेचुरल नंबर है, अगर मैं डिवाइड में 1 लगा दूं तो बन गया PYQ का फॉर्म, बन नहीं गया फिर ये रैशनल नंबर। तो सभी नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। क्या सभी होल नंबर रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। क्या सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर है, तो बिल्कुल है। सभी ऑड रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। सभी इवन है, बिल्कुल। सभी प्राइम है, सभी कंपोजिट है, तो बिल्कुल। अगर ऑल दीज नंबर्स आर रैशनल नंबर क्वेश्चन आए तो इसका आंसर होगा यस। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि ऑल रैशनल नंबर आर नेचुरल नंबर, ऑल रैशनल नंबर आर होल नंबर्स, ऑल रैशनल नंबर आर इंटीजर्स, या ऑल रैशनल आर ऑड इवन या प्राइम, तो आंसर हो जाएगा गलत। क्योंकि भाई 7/2 ले लिया मान लो नेगेटिव में, तो ये नेचुरल तो है ही नहीं, ना होल है, ना इंटीजर है, ना ऑड है, ना इवन है, ना प्राइम है, ना कंपोजिट है। तो क्वेश्चन क्या आता है उस पर मैटर करेगा। अगर ऑल नेचुरल, होल या इंटीजर अगर रैशनल बोले तो यस, ऑल रैशनल आर दिस, तब हो जाएगा नो। अच्छा, अगर ऑल की जगह वो ये कहते था कि भैया रैशनल नंबर्स आर ऑल्सो इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स आर ऑल्सो इंटीजर्स, तो बिल्कुल सही बात है। भाई सभी नहीं है ना, बट कुछ रैशनल नंबर, 9 एक रैशनल नंबर है, क्या ये अपने आप में इंटीजर भी तो है, तो रैशनल नंबर इंटीजर है, बट जब वो ऑल सबको ले लेता है तो आंसर हो जाएगा हमारा फॉल्स। ठीक है, तो ये बेसिक हमारा नंबर सिस्टम का है, यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, आई होप यहाँ तक हमें समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे नंबर सिस्टम की हमने बात कर ली, जिसमें हमने किसके बारे में बात किया, रैशनल नंबर को। जब हम बात करते हैं इररैशनल नंबर को, इररैशनल नंबर बेसिकली ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते।
क्यू तो जीरो होगा ही नहीं, जहाँ पे आप क्यू बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। यहाँ पे आप पढ़ते हो स्क्वायर रूट के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम किन के बारे में पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट के बारे में, वर्गमूल के बारे में। एग्जाम्पल के तौर पर हम लें तो जैसे आप √2 की बात करते हो, √3 की बात करते हो, √5 की बात करते हो। एक्चुअली क्या होता है, आप 9th में पढ़ते हो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, सही बात है। टर्मिनेटिंग मतलब जिसको डिवाइड दे रिमाइंडर बिकम्स, यू विल गेट रिमाइंडर एज 0, तो वो हमारा क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। जैसे आपने 8 को 5 से डिवाइड दिया तो 5 1 जा 5, 3 आ गया, पॉइंट लगाया 0, 5 6 जा 30, तो आपका रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये कैसा एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। बट अगर आप डिवाइड देते हो आपको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलता है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, अगर हमें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलता है लेकिन जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मिल जाए, मतलब रिमाइंडर जो है वो ना ही आपका रिपीट हो रहा है, सॉरी जो आपका कोशेंट है रिपीट हो रहा है और सेम नहीं है, पर है ना, रिपीट नहीं हो रहा है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। मैं कह रहा हूँ अगर आप डिवाइड दो, आपका रिमाइंडर 0 भी नहीं आ रहा और जो डिजिट्स है वहाँ पे रिपीटेशन भी नहीं हो रही। रिपीटेशन मतलब जैसे अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड दूँ तो पॉइंट लगा के यहाँ पे 0, 3 3 जा 9, 1 आ गया, फिर पॉइंट के कारण 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 3 जा 9, तो आप देखोगे 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा बट रिपीटेशन देखने को मिलती है। अगर रिपीटेशन भी ना हो तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, उसी को ही हम बोलते हैं क्या, इररेशनल नंबर, जिनको आप p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाते। क्यों, क्योंकि p बाई क्यू की फॉर्म में लिखने के लिए जो कोशेंट आ रहा है वो रिपीटेशन फॉर्म में होना चाहिए या फिर टर्मिनेटिंग होना चाहिए। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो गया तो उसे p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए वो क्या कहलाता है, इररेशनल नंबर। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि पाई की वैल्यू 2 होती है, एक हम 3.14 भी मानते हैं और एक हमने क्वेश्चन सॉल्व करा वहां पे हम 22/7 लेते हैं, और पाई को तो फिर हम इररेशनल नंबर लेते हैं, पाई को हम इररेशनल नंबर लेते हैं। और अभी पढ़ा कि इररेशनल नंबर तो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा ही नहीं जाता, तो पाई को तुमने 22/7 कैसे लिख दिया। तो पाई का 22/7 का लफड़ा ये है कि जब आप 22 को 7 से डिवाइड दो तो देखो 7 3 जा 21, 1 आ गया, पॉइंट डाला 0, 7 1 जा 7, फिर आ गया 3, पॉइंट के कारण 0, 7 4 जा 28। आप देख रहे हो ऑब्वियसली 22/7 एग्जैक्ट सेम नहीं है पाई के बराबर, लेकिन नियरेस्ट फॉर्म है। हमें कैलकुलेशन को इजी करने के लिए एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की जरूरत थी, तो पाई जो है वो 22/7 का ही रिप्रेजेंटेशन है, अप्रॉक्स में, लगभग एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 22/7 पाई को रिप्रेजेंट करता है, जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो गई है। अदरवाइज पाई को हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन पाई की जो वैल्यू है, क्योंकि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो उसका एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन करता है 22/7, जो हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाने में हमारी मदद कर रहा है। इस बात का हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है। तो यहां तक हमारा सारा नंबर सिस्टम का जो है वो हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या है, इररेशनल नंबर क्या है, नेचुरल, ऑड, इवन, ये हमारा बेसिक्स है जो नंबर सिस्टम के बारे में हमें पता होनी चाहिए। अब हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है कि अरिथमेटिक का जो फंडामेंटल थ्योरम है वो किस बात को रिप्रेजेंट करता है। देखो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है, ओके। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हमारे चैप्टर की शुरुआत होगी और हम चीज़ों को समझने में यह काफ़ी हमारी हेल्प करेगा। अच्छा, बेसिकली ये जो थ्योरम है इसका रिलेशन जो है वो सिर्फ डायरेक्ट रिलेशन है मल्टीप्लिकेशन। इसका जो डायरेक्ट रिलेशन है वो किससे है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनसे रिलेशन है इसका। इस थ्योरम का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो किससे है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका इस्तेमाल जो है वो हम किस लिए करते हैं, मेन पर्पस क्या है, इररेशनैलिटी को प्रूफ करने के लिए। इररेशनैलिटी को प्रूफ करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कि कोई भी संख्या अपरिमेय है, इररेशनैलिटी को प्रूफ करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे, फैक्टराइजेशन की मदद से।
फैक्टराइजेशन आप भाई डिवाइड देते हो तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग आता है, उससे आप प्रूफ कर सकते हो कि कोई भी नंबर रैशनल है इररेशनल है। मैंने अभी बताया अगर आपका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ जाए तो वो क्या होता है, इररेशनल नंबर होता है। तो कोई भी नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखी जाएगी या नहीं लिखी जाएगी, उसको भी प्रूफ करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। जैसे मान लो कोई नंबर लिखा है 7/25। अब मैं आपसे पूछूं बताओ ये नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है, तो आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि अगर हमारा डिनोमिनेटर 2 की पावर में और 5 की पावर में है या फिर दोनों में से कोई एक की फॉर्म में है तो वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर इन दोनों के अलावा कोई प्राइम नंबर आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, तो वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो जब आपने इनके फैक्टराइज किया तो आपको कुछ नंबर्स मिले जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाए कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यही हमारा बेसिक प्रिंसिपल है, क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, इसका इस्तेमाल करके हम अपने नंबर्स को ब्रेक करना, प्राइम नंबर्स को ब्रेक करना या प्राइम फैक्टराइजेशन को करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। भाई ये थ्योरम बेसिकली फंडामेंटल रूल हमारा कहता क्या है, इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। क्या कहता है ये, एवरी कंपोजिट नंबर, अभी हमने देखा कंपोजिट नंबर जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, कैन बी रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इन ओनली वन यूनिक वे। कोई भी कंपोजिट नंबर जो होता है उसको लिखा जा सकता है इन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, जो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यही कहलाते हैं हमारे क्या, कंपोजिट नंबर। उदाहरण के तौर पर अगर मैं लूं आपसे कुछ, जैसे मान लो मैंने ले लिया 50, अगर मैं 50 को ब्रेक करूंगा तो कैसे लिखूंगा, 2 × 5 × 5, यही तो लिखूंगा। या इसी को ही क्या बोल सकता हूं, 2 × 5 की पावर 2। तो आपने क्या देखा, ये एक कंपोजिट नंबर है जो कि एक यूनिक प्राइम नंबर जो है वो एक पैटर्न में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक तरीके से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तब जाके हमें हमारा कंपोजिट नंबर मिल रहा है। किसी भी नंबर को जब आप फैक्टराइज करते हो तो वो प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होता है। एक यूनिक वे है। क्या यूनिक वे है यहाँ पे, कि यहाँ पे 5 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे, 2 से, तो आपको क्या मिल गया, 50। कोई भी नंबर ले लो, जैसे 64 है तो 64 क्या होता है, 2 की पावर 6, यानी 2 एक प्राइम नंबर है और उसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, देन यू विल गेट 64। यही ये थ्योरम कह रहा है, ये रूल कह रहा है। आप लिखते हो 1024 तो इसमें भी आपको 2 की पावर दिखाई देगी। मैं एक एग्जांपल ले सकता हूं, जैसे 1728। अब ये 1728 क्या होता है, 12 का क्यूब, और 12 को क्या लिख सकते हो आप, 4 × 3। 12 को क्या लिखोगे आप, 4 × 3, और 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर। क्या होता है, 2 का स्क्वायर। तो ये 2 की पावर 6 × 3 की पावर 3, तो आपको कितना मिलेगा, 1728। तो स्टिल देखो 2 और 3 प्राइम नंबर है, उनको हम एक यूनिक वे में मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू गेट आर कंपोजिट नंबर। 2 की पावर 6, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करो और साथ में 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, सो यू विल गेट 1728। तो एक कंपोजिट नंबर को फाइंड आउट करने के लिए एक कंपोजिट नंबर जो होता है ना, वो प्राइम नंबर के साथ ही एक रिलेशन रखता है। जब प्राइम नंबर को किसी फिक्स्ड पैटर्न में एक यूनिक वे में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट अ कंपोजिट नंबर। कोई भी आप एग्जांपल उठा लो, किसी भी नंबर को आप ब्रेक करो, छोटे से छोटा, आप 18 है, 18 को ब्रेक करते हो 2 × 3 × 3, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो स्टिल 2 प्राइम नंबर है, उसको एक यूनिक वे में मल्टीप्लाई किया गया है, तो हमें हमारा कंपोजिट नंबर मिल जाता है। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, इसी पे ही बेस्ड होता है हमारा क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन, जो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी है और अभी भी हम इसको देखेंगे। क्लियर है, समझ में आई चीजें। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि भाई बेसिकली इसका रिलेशन है पॉजिटिव इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन से। इसका सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि भाई जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनको, वो कंपोजिट नंबर किसके बराबर है, जो हमारे प्राइम नंबर्स है ना उनके प्रोडक्ट्स के। जब आप प्राइम नंबर्स को एक यूनिक वे में एक खास तरीके से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एक नया कंपोजिट मिलता है, और हर बार एक नया कंपोजिट नंबर मिलेगा। मतलब क्या है इस बात का, एग्जाम्पल के तौर पे
5 को मैंने 2 बार मल्टीप्लाई करा और फिर मल्टीप्लाई करा 3 से, तो 25 या 75 आपको मिल गया। लेकिन वहीं अगर मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करता तो मुझे 15 मिल रहा है। यहाँ पे मैंने अलग तरीके से मल्टीप्लाई करा, 5 को मैंने 2 बार मल्टीप्लाई करा, उसको मल्टीप्लाई करा 3 से। यहाँ पे मैंने 5 को एक ही बार मल्टीप्लाई करा 3 से, तो मुझे एक अलग नंबर मिला। अगर 5 को मैं 2 बार 3 से मल्टीप्लाई करता तो मुझे 45 मिल जाता। मतलब जब आप प्राइम नंबर्स को किसी यूनिक वे में एक अलग तरीके से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको हर बार एक नया कंपोजिट नंबर मिलता है। यही है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कि जब भी प्राइम नंबर्स का हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं इन अ यूनिक वे, तो हमें मिलता है क्या, एक कंपोजिट नंबर। आई होप इतनी सी चीज़ें हमें समझ में आ रही होगी। और इसी का इस्तेमाल करते हैं हम क्या, टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ज़रूर निकाले होंगे और इसी को हम यहाँ पे फटाफट से देखते हैं। कोई 3 क्वेश्चन है, कोई भी एक पकड़ लेते हैं। जैसे ये 3825 है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कोई नंबर 2 से कट रहा है, 3 से कटेगा, 5 से, 7 से, क्योंकि हम प्राइम नंबर से डिवाइड देंगे। ऑब्वियसली 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से कटने के लिए क्या रूल है, यूनिट डिजिट शुड बी 0, 2, 4, 6, 8। अगर इनमें से कुछ भी है तो 2 से कट जाएंगे, वरना 2 से नहीं कटेगा। 3 के लिए क्या होता है, सम ऑफ डिजिट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3। डिजिट्स को जोड़ के जो आ रहा है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे 8 और 10, 10 और 8 18, तो ये हमारा 3 से कट जाएगा। हम काट लेते हैं फटाफट। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 8 2 10, सॉरी मैंने गलत काट दिया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अभी भी हमें क्या दिख रहा है, ये 3 से कट रहा है, तो काट लेते हैं हम। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, अब 5 4 9 और 2 11, 11 3 के पहाड़े में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, 3 से नहीं कटेगा, तो भैया हमारा आ जाएगा 5। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5 और यहाँ पे 3, तो 5 7 जा 35 और लास्ट में कट जाएगा किससे, 17 से, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है। तो 3825 का अगर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो हमें क्या मिल रहा है, 3 कितनी बार मिल रहा है, 2 बार, तो 3 की पावर 2। 5 भी कितनी बार है हमारे पास, 2 बार, तो 5 की पावर 2। 17 कितनी बार है, 1 बार। यानी जब आप 3, 5 और 17 को इस पैटर्न में मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है 3825, और यही है हमारा क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है 7429, इसको भी हम करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम फटाफट से काटते हैं। भाई ऑब्वियसली 2 से तो कट नहीं रहा, 3 से देखो, 7 4 11, 2 13 और 9 कितना हो गया हमारा, 22 हो गया, तो ऑब्वियसली ये भी 3 से नहीं कट रहा। फिर हमारा क्या, ये 4 से नहीं कटेगा ऑब्वियसली। 5 से देखते हैं, 5 से भी नहीं कट रहा। 7 से आप काट के देख लो, 7 से भी नहीं कट रहा। 11 से देख लेते हैं, तो 11 6 जा 66, और फिर आपका कितना बच गया, 6। 11 से भी नहीं कट रहा है ये हमारा। 13 से हम काट के देख लेते हैं, क्या 13 से कट रहा है क्या, है ना। 13 5 जा 65, 9 बच गया, 13 से भी नहीं कट रहा, तो अब हमारा क्या बचता है, 17। 17 से हम काट के देखते हैं, तो 17 4 जा 68, कितना बच गया आपका, 6 बच गया। 17 3 जा 51, कितना बच गया, 119। 17 7 जा 119, तो 17 से कट गया। तो थोड़ा सा आपको अपना कैलकुलेशन यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। अब 17 से ये फिर से दोबारा 17 से तो नहीं कटेगा, है ना, या कट रहा है, 17 दूनी 34, तो 17 से नहीं कट रहा है ये हमारा। उसके बाद आ जाता है क्या, 19, तो 19 दूनी 38, 19 से कट जाएगा ये आपका, 19 दूनी 38 और 19 या 57, और फिर कट जाएगा 23 से। तो काफ़ी अलग सा था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 17 19 23, थोड़ा बहुत अगर हमें टेबल याद होगा तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, और जब आप इनको एक कॉन्जिक्यूटिवली मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 7429। तो बहुत ही सही क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको बेसिकली करना क्या था, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बुक के क्वेश्चन है ये, तो ये आपको आने चाहिए, आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको ये आए। क्लियर है, प्राइम फैक्टराइजेशन हमें आ गया है। आपके पास ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन है, तो ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, ये एक दे रहा हूँ मैं आपको, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ 1728, इसका फैक्टराइजेशन करके बताना है मुझे, और एक है 15375। इन दोनों का आप मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, फटाफट अभी ही कर लेना, ठीक है, वीडियो पॉज करो और अभी कर लो। नेक्स्ट हमारा है, हमें सीखना है HCF और LCM।
यही प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करके हम HCF और LCM निकाल सकते हैं। देखो थोड़ा ना एक बार HCF और LCM इसको समझ के आज की क्लास को हम एंड करेंगे। समझ लेते हैं HCF और LCM होता क्या है, ठीक है। देखो HCF की फुल फॉर्म हमें पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये किस बात को इंडिकेट करते हैं, मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ। फॉर एन एग्जांपल कोई नंबर है हमारा 16 और 20। अगर मैं इसका HCF निकालूं तो कितना आ जाएगा 4। अगर मैं इसका LCM निकालूं तो ये आ जाएगा हमारा क्या 80। सही बात है। अब ये किस बात को इंडिकेट करते हैं, HCF हमारा वो सबसे बड़ा नंबर है, HCF वो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को पूरी तरह से कंप्लीटली डिवाइड दे दे, दैट मीन्स यू विल गेट रिमाइंडर 0। वो होता है हमारा क्या HCF मतलब हाईएस्ट, वो सबसे बड़ा फैक्टर है, यानी 4 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 16 और 20 दोनों को काट दे, वो होता है हमारा HCF। वहीं पे LCM क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल, यानी 80 एक सबसे छोटा नंबर है, मतलब इससे छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको ये दोनों काट दे। समझ रहे हो, HCF क्या है, सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा फैक्टर है वो, मतलब 4 के बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 16-20 दोनों को काट दे। मैं इंडिविजुअली बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों को, 4 से 16 भी कट जाएगा, 4 से 20 भी कट जाएगा, 4 के बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को पूरी तरह से काट दे। पॉइंट पॉइंट की बात नहीं है, पूरी तरह से रिमाइंडर 0 आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। वहीं पे 80 सबसे छोटा नंबर है जिसको 16 भी काट सकता है और 20 भी काट सकता है। इनके अलावा और कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो 16 और 20 दोनों काट दें। तो ये होता है LCM का मतलब। आप इसका इस्तेमाल डेली लाइफ में भी कर सकते हैं। देखो मैं एग्जांपल भी देता हूँ। मान लो आप 10 बज रहे हैं, है ना, हम दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पे किसी में खड़े हैं, है ना, 3 प्लेटफॉर्म है, हालांकि 2 ही होते हैं, मान लेते हैं 3 प्लेटफॉर्म है। अभी तीनों पे मेट्रो खड़ी है। इस पे जो मेट्रो आती है वो हर 10 मिनट पे आती है, इस पे मेट्रो जो आती है वो हर 15 मिनट पे आती है, इस पे जो मेट्रो आती है वो हर 20 मिनट पे आती है। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, आप बताओ कितनी देर बाद, कितने मिनट बाद ऐसी परिस्थिति फिर से आएगी कि तीनों पर एक एक मेट्रो खड़ी हो। तो इसके लिए हमें क्या पड़ेगा, हमें सबसे छोटा मल्टीपल निकालना पड़ेगा। तो 10, 15 से 20 से कटने वाला जो नंबर है वो क्या है हमारा 60, यानी कि 60 मिनट बाद, ये इन तीनों का LCM है, यानी 60 मिनट बाद फिर से मेट्रो यहाँ पे खड़ी हुई दिखाई देगी तीनों स्टेशन पर, यानी कि कितने बजे, 11 बजे। इसका मतलब ये भी हुआ कि हर 1 घंटे बाद तीनों प्लेटफॉर्म पर मेट्रो खड़ी मिलेगी। यही है हमारा क्या LCM, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर मैं HCF का आपको डेली लाइफ का एक एग्जांपल दूं तो क्या होना चाहिए, समझते हैं थोड़ा सा। मान लो आपके पास अभी LPG क्राइसिस, पेट्रोल खूब हंगामा मचा पड़ा है, ठीक है, एकदम मिडिल ईस्ट में पिलाई चल रही है ढंग से। खैर ज़्यादा जियोपॉलिटिकल पे नहीं जाते। मान लो आपके पास 2 बाल्टी हैं या 2 कंटेनर है बड़े वाले, है ना, ड्राम रख रखे हैं, ठीक है। कोई गोलू भाई हैं जिन्हें लगा कि मार्केट में पेट्रोल की कमी होने वाली है, तो उन्होंने क्या करा, ले गए पेट्रोल टैंक पे, मतलब जहाँ पे पेट्रोल मिलता है, डीजल लेने गए और पूरा ड्राम लेके आए। एक ड्राम लेके आए मालिक साहब 100 लीटर की, और एक ड्राम लेके आए वो मालिक साहब 75 लीटर की, और इनको भर दिया। इन्हें लग रहा है कि भैया आगे जाके पेट्रोल ख़त्म होने वाला है तो भर लेते हैं, बाकी लोगों को मिले ना मिले उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उन्होंने क्या करा, 100 लीटर और 75 लीटर का ड्राम भर के अपने खोपचे में रख लिया है, ठीक है। अब वो क्या चाहते हैं, ये 2 अलग अलग ड्राम का जो माल है उसको वो एक बड़े ड्राम में पलटना चाहते हैं, ठीक है, वो एक बड़े ड्राम में इसको पलटना चाहते हैं। लेकिन शर्त ये है, बुढ़ापा उनको आ गया है तो मालिक साहब टंकी ड्राम पलट नहीं सकते हैं, तो वो एक मग्गा लेके आते हैं। क्या लेके आ रहे हैं, एक मग्गा लेके आ रहे हैं छोटा सा, जिससे वो मेरी ड्राइंग ना बहुत ज़्यादा ही अच्छी है तो कोई मजाक नहीं बनाना, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा मग्गा है, मग्गे की डंडी ले ली, ठीक है, तो ये मग्गा है। अब इस मग्गे से, बुजुर्ग आदमी है तो ऐसे कर करके निकालेंगे और इसमें भरेंगे। शर्त ये है कि इस तरीके से हमें निकालना है कि जब वो लास्ट वाला मग निकाले ना तो इसमें कुछ पानी, तेल जो है वो बचे ना। आप समझ रहे हो, पूरी तरह से मग भरा हुआ होना चाहिए और इसमें से तेल निकाले तो पूरा का पूरा तेल इसमें से निकल जाए। तो कितने साइज का मग होना चाहिए,
भाई आप तो कह सकते हो कितने भी साइज़ का हो जाए क्या फ़र्क पड़ता है, तेल तो निकाल ही लेगा ना भाई। मान लो 2 लीटर का है तो 2-2 करके निकाला, लास्ट में मान लो 1 लीटर बच गया तो 2 लीटर वाले में 1 लीटर तो आ ही जाएगा, आधा भर जाएगा। नहीं, इस तरह से नहीं। जब भी आप मग निकालो, मग में पूरा का पूरा आपका तेल जो है वो बराबर रहना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। ये 25 चौके 100 है, ये 25 या 75 है, दोनों का एचसीएफ क्या निकल के आएगा, 25। यानी ये ड्राम मिनिमम सबसे कितने बड़े लीटर, मतलब सबसे बड़ा मग कितने लीटर का होना चाहिए, वो 25 लीटर का। अगर 25 लीटर का मग्गा होगा तो आप इन दोनों में से ही तेल निकाल के इसमें भर दोगे और लास्ट में इसमें तेल नहीं बचेगा। देखो 25-25 करके 4 बार निकलेगा इसमें, है ना, 100 हो जाएगा। और 25-25 करके कितनी बार निकलेगा, 3 बार। देखो बराबर बराबर निकल रहा है कि नहीं। लेकिन अगर मान लो 20 का होता तो क्या दिक्कत होती भाई, इसमें 20 आ जाता कितनी बार, 5 बार में। यहाँ से तो ठीक है बट गया 20, लेकिन इसमें क्या होता 20 20 20 60, लेकिन अगली बार में कितना बचता, 15 लीटर ही था ना। यानी ये मग पूरा नहीं भर पाया यहाँ पे। तो एचसीएफ हमें एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देता है, वो बड़ा नंबर जिसको ये दोनों काट दे। ठीक है, तो एचसीएफ के लिए और एलसीएम के लिए दोनों के लिए ही हम प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 26 और 91 है, इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने बोल रहा है, तो हम करेंगे इनका क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। थोड़ा सा पेन को छोटा कर लेते हैं। 26 है तो 26 को आप काटोगे, 2 से कटेगा 13 बार में, 13 से कट जाएगा 1 बार में, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। ऐसे ही 91 को काटोगे तो 7 से 7 13 जा 91 एंड 13 1 जा 13। तो आपको 26 का फैक्टराइजेशन करने पर क्या मिला, 2 × 1 13 की पावर 1। और 91 में हमें क्या मिल रहा है, 7 की पावर 1 × 13 की पावर 1। अब हमें निकालना है क्या, एचसीएफ 26 का और 91 का, और हमें क्या निकालना है, एलसीएम 26 और 91 का। अब ध्यान से सुनना, करना क्या है, जब भी आप एचसीएफ निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, एचसीएफ। एच का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट। आपको क्या देखना है, लोएस्ट पावर। क्या देखनी है, लोएस्ट पावर। हाईएस्ट में क्या देखना है, लोएस्ट पावर। लीस्ट, एल का मतलब लीस्ट, लीस्ट में क्या देखना है, हाईएस्ट पावर। क्या देखनी है हमें, हाईएस्ट पावर। कहोगे मतलब क्या है बात, नहीं। अगर एचसीएफ निकालना है तो जो सबसे छोटी पावर है ना, उसको हमें कंसीडर में लेना है। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे तो है ही नहीं ना, यहाँ पे यानी 2 की पावर क्या है, 0, यानी 2 को हमें नहीं लेना है। ऐसे यहाँ पे 7 की पावर 1 है पर यहाँ पे तो 7 है ही नहीं, यानी 7 की पावर क्या है, 0। सबसे छोटा क्या हुआ, यहाँ पर तो 7 नहीं है, इसका मतलब 7 की पावर 0 ही तो होगा, और 7 की पावर 0 का मतलब क्या है, 1, यानी इवेंचुअली हमें 7 लेना ही नहीं है। बट जब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो छोटा क्या है, दोनों ही छोटे हैं। 13 की पावर 1 तो सिर्फ और सिर्फ कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो दिस विल बी योर एचसीएफ। मुझे पता है आप वो पहले करते होंगे, हम एक सर्कल वर्कल बनाते होंगे, ये हमें नहीं करना है। हमें फैक्टराइजेशन की मदद से हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना है, तो आपको यही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसे एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में हम क्या देखेंगे, हाईएस्ट पावर। यहाँ पर 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 नहीं है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 2 की पावर 1। ऐसे यहाँ पे 7 की पावर 1 है, यहाँ पे 7 की पावर है ही नहीं, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 7। यहाँ पे 13 की पावर 1, यहाँ पे 13 की पावर 1, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 13। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14, 14 13 जा 182। ये हमारा क्या आ गया, एचसीएफ आ गया, हाईएस्ट, सॉरी एलसीएम आ गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से 510 एंड 92 और 336 एंड 54, इन दोनों का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अब अगर हम किसी भी दो नंबर का, किसी भी दो संख्या का अगर आप एचसीएफ और एलसीएम निकालते हो तो इनके बीच में रिलेशन होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम फॉर एनी नंबर ए एंड बी। किन्हीं भी दो नंबर का जो भी एचसीएफ और एलसीएम है वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मतलब क्या है, अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि 26 और 91 की हमने बात की थी। अगर मैं 26 को 91 से मल्टीप्लाई करूँ, 26 को 91 से मल्टीप्लाई करूँगा तो जो भी मेरा आंसर आएगा वो बराबर होगा मेरे एचसीएफ और एलसीएम के। हमारा एचसीएफ आया था 13 और एलसीएम आया था 182। आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, 13 दूनी 26, आपका 2 हासिल बच गया, 13 8 104, 106 और 13 एकम 13 और 10 23, 2366 आ गया। 26 को मल्टीप्लाई करें, 26 एकम 26, 26 नमा 9 6 54
और 9 दूनी 18, 5 23 और 234 और 236, कितना आ गया 236। आप देख रहे हो दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। तो कोई भी दो नंबर होते हैं तो उनके HCF और LCM का प्रोडक्ट जो होता है वो उन दोनों के प्रोडक्ट के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें वही करना था, हमें हमारे HCF LCM निकालना है और फिर वेरीफाई करना है LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो अभी हमने पीछे वेरीफाई करा। मतलब पहले आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, इस तरह से कॉमन लेके आपको HCF और LCM मिल जाएगा। देन आप उसको इस तरीके से वेरीफाई करोगे, मतलब पहले और दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, अगर वो HCF LCM के बराबर आया वेल एंड गुड, ऑब्वियसली बराबर आएगा ही आएगा क्योंकि ये एक रिलेशन होता है इन दोनों नंबर के बीच में। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए एक तरीके से होमवर्क है। आप अभी वीडियो को रोक के या वीडियो ख़त्म होने के बाद इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में और थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, कुछ और इसके क्वेश्चंस को देख लेंगे और फिर हम जाएंगे इर्रेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए, जो इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज एक बेसिक क्लास थी, आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आप इस सेशन के साथ, ये जो वीडियोस जो चलेंगी पूरे क्लास के साथ, इस चैनल के साथ आप बने रहेंगे तो ऑब्वियसली आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा ये जो भी आपके घंटे भर का या आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे जो भी क्लासेस चलेंगी वो आपके लिए प्रोडक्टिव साबित हो और आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल हो। ठीक है, तो आशा करूँगा आप इस चैनल के साथ बने रहेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी हम इसी के वीडियो को, इसी चैप्टर को हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो